हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जब खौफ ने दी दरवाजे पर दस्तक, जन क्यों मारा मेरा बच्चा? मेरे बच्चे ने क्या कर दिया? जब बेबसी से घिर गई जिंदगी, मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जब सामने था मौत का मंजर, वहाँ से कुछ लोग आए और उसे खींच के ले गए और बाद में उसके केवल उसकी हमें लाश ही मिली। जब खून के आंसू रो रही थी दिल्ली, हमारी तो उम्मीद सारी खत्म हो गई। उस बच्चे से ही हमारी उम्मीद थी सारी। दिल्ली के जख्मों का हिसाब कौन करेगा? मेरे बेटे के लिए मैं तड़प रहा हूँ। 3 दिन से परसों से डेथ बॉडी नहीं मिल पा रही है। मेरा बेटा चला गया 22 साल का। दिल्ली को दंगेबाजों से बचाओ। किसी ने कहा है ईमान फिर किसी का नंगा हुआ है। सुना है कि शहर में फिर से दंगा हुआ है। दिल्ली के हालात कुछ यही बयां कर रहे हैं। नफरत की एक आग ने दिल वालों की दिल्ली को रातों रात बदल कर रख दिया। दिल्ली में कई लोग अचानक मजहबी रंग में रंग गए। लोगों के फोन पर जहरीले वीडियो, भड़काऊ मैसेज आने लगे। लोगों की भीड़ अचानक उन्मादी हो गई। वो उपद्रव पर उतर आए और फिर एक के बाद एक बेगुनाहों के कत्ल से कांप उठी दिल्ली। लेकिन इन सब के पीछे कौन था? दिल्ली को यह जख्म किसने दिया? और क्यों दंगाइयों के हाथों सिर्फ बेबस बेगुनाहों का खून हुआ? इन सवालों का जवाब मांग रही है दंगों के हमलों से जख्मी हो चुकी दिल्ली। दिल्ली में जब दंगा फैला तो निशाने पर सिर्फ वो लोग आए जो अपनी जिंदगी, अपनी नौकरी, अपनी रोजी रोटी में मशगूल थे। उन्हें शायद ये नहीं मालूम था कि दंगे जब होते हैं तो दंगाई नहीं मरते, मारे जाते हैं सिर्फ बेगुनाह इंसान। दिल्ली के आईबी अफसर अंकित भी उन्हीं बेगुनाहों में से एक थे। जन क्यों मारा मेरा बच्चा? मेरे बच्चे ने क्या कर दिया? ये दर्द उस माँ का है जिसके बेटे को दंगाइयों की भीड़ घर के सामने से ही घसीट कर ले गई और फिर उसे बेरहमी से मार डाला। मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये उस बहन की चीत्कार है जो अपने भाई के हत्यारों को हर कीमत पर सजा देना चाहती है। कितनी खुशियां थीं इस घर में, लेकिन अब यहां हर कोई रो रहा है, बिलख रहा है। सदमे की ये तस्वीरें दिल्ली के खजूरी खास इलाके की हैं, जहां दंगाइयों ने आईबी में तैनात अंकित शर्मा को मौत के घाट उतार दिया है। घर वालों के मुताबिक मंगलवार की शाम अंकित ऑफिस से घर लौटे थे। उसी दौरान बाहर हंगामा होने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर वो बाहर निकले तो बलवाइयों की भीड़ ने उन्हें अगवा कर लिया और फिर बेरहमी से मार डाला। मेरा भाई कल सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पे गया था। फिर वो घर पे 4 बजे आया और आने के बाद उसने थोड़ा चाय वगैरह पी। देखने गए कि क्या हो रहा है रोड पे, भीड़ क्यों हो रही है। सब उधर से फायरिंग हुई, उन्होंने फायरिंग होते हुए देखा। फिर उन्होंने बस ऐसे खड़े थे, सामने से पथरा हुआ, एकदम भीड़ भागी हमारी तरफ, उनकी तरफ को, और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला और उन्हें वहां से उठा के ले गई। सर हमें पता लगा रात को 10 बजे में पता लगा। सर बॉडी हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे कुछ बॉडी पड़ी हुई है, इसमें यहाँ पे नाले के पास मस्जिद के पीछे। उन्होंने मस्जिद के पीछे कुछ किया है, उनको वहीं मारा है, खींच के मस्जिद के पीछे ले गए, वहीं उनको मारा है और उससे बॉडी को नाले में डाला है। अंकित के घर वालों का आरोप है कि अंकित को आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन के इशारे पर दंगाइयों ने अगवा किया और फिर मार काट कर नाले में फेंक दिया। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से
मौजे की फायरिंग, कट्टे की फायरिंग, दबा के फायरिंग हो रही थी। और सर उधर से एकदम भीड़ इस तरफ भागी और यहाँ से 4-5 लड़कों को उठाया और अपने उसमें ताहिर हुसैन के मकान में ले गई और उन्हें बहुत बुरी तरह काटा। उनकी आंख, नाक, मुंह, गला सब काटा है सर गर्दन भी काटी है, आंख भी काटी है, उनकी नाक भी काटी है और कान भी काटा है सर, बहुत बुरी तरह काटा है। ताहिर हुसैन कौन है? सर निगम पार्षद है, ये दूसरी कॉलोनी के सर। ये क्या दुश्मनी थी? कोई सर हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। ये सर ये सब ये राजनीति है सर, इनकी राजनीति कर रहे हैं अपनी वो करते थे। अंकित के घर वालों के मुताबिक हत्या की ये खबर एक महिला ने उन्हें दी। उसी ने बताया कि दंगाइयों ने अंकित को मारकर नाले में फेंका है। सूचना पर गोताखोरों की टीम पहुंची और फिर अंकित के साथ ही एक और लाश को नाले से बरामद किया गया। कि अंकित शर्मा के परिवार वालों के मुताबिक वो आईबी में कार्यरत थे और वो मंगलवार को सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए निकले थे, शाम को लौटे और लौटने के बाद इलाके में आसपास निकले पता करने के लिए हालात के बारे में, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं इस इलाके के। लेकिन इसके बाद से अंकित शर्मा का संपर्क जो है उनके परिवार वालों का संपर्क अंकित शर्मा से नहीं हो सका। और जब देर रात हुई तो परिवार वालों ने चिंता में उनके बारे में पता करना शुरू किया। तमाम थाने गए, पुलिस वालों से संपर्क किया, हॉस्पिटल गए, लेकिन कहीं भी अंकित शर्मा का पता नहीं चला। बुधवार सुबह यहां कुछ चश्मदीदों ने अंकित शर्मा के परिवार वालों को बताया कि हो सकता है कि अंकित शर्मा की जो लाश है वो इस नाले में हो, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ लाशों को इस नाले में फेंकते हुए उपद्रवियों को देखा था। और इसी के बाद गोताखोरों को बुलाया गया और पुलिस की मौजूदगी में गोताखोरों ने अंकित शर्मा की लाश इस नाले के अंदर से निकाली। जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि लाश की जो स्थिति थी वो काफी बुरी थी, काफी छत विछत हालत में अंकित शर्मा की लाश बरामद हुई है। अंकित शर्मा के साथ एक और लाश, कुल मिलाकर के 2 लाश इस नाले से बरामद हुई है। हालांकि दूसरे व्यक्ति की पहचान जो है वो अभी उजागर होना बाकी है। आईबी ऑफिसर अंकित की हत्या के बाद पूरे देश में कोहराम मचा है। मां रो रो कर बेहाल है और अब वो अंकित के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जन क्यों मारा मेरा बच्चा? मेरे बच्चे ने क्या कर दिया? सरकार से क्या? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। शांति से जीनो और शांति से जीनो। मेरा भाई चाहिए। मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। अंकित की मां की तरह ही बहन की भी यही मांग है कि उसके भाई के कातिलों को पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अंकित के परिवार वालों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन इलाके के लोगों को भड़का रहे थे। उन्हीं के इशारे पर अंकित समेत कुछ और लोगों की भी हत्या की गई है। सच क्या है, इसका खुलासा तो अब पुलिस की तहकीकात के बाद ही हो पाएगा। आरोप अंकित शर्मा के जो परिजन हैं, उनके भाई हैं, वो इस इलाके से एक पार्षद है ताहिर हुसैन, उनके आदमियों पर लगा रहे हैं कि उनके आदमियों ने अंकित शर्मा की हत्या की। हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के बाद इलाके के लोगों में बेहद गुस्सा है। हर कोई उन दंगाइयों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है जिनकी वजह से अंकित समेत कई और बेगुनाहों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। दंगाइयों का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही कोई ईमान। दंगाई सिर्फ दंगाई होते हैं और दंगाइयों की ऐसे ही बेरहम भीड़ ने दिल्ली के एक और नौजवान को मार डाला है। क्या बताओगे? मेरा बेटा चला गया 22 साल का। जवान बेटे की हत्या के बाद एक मां बिलख रही है। दर्द से कलेजा फटा जा रहा है। नजरें एक बार फिर से अपने लाडले को देखना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं है, कहीं नहीं है। जिगर के टुकड़े को दंगाइयों की नजर लग गई।
वहशियों की भीड़ ने उसे मार डाला। जी हां, रोती बिलखती ये महिला 23 साल के राहुल की मां है। दिल्ली के ब्रजपुरी इलाके में रहने वाला वही राहुल जो लोगों की चीख पुकार सुनकर घर से बाहर निकला था और फिर दंगाइयों की गोलियों का शिकार बन गया। एकदम से हम लोग अपनी ब्रजपुरी वाली रोड पे खड़े हुए थे, काफी लगभग 500-700 लोग खड़े हुए थे। तो दूसरी साइड से एकदम से पथराव होना स्टार्ट हो गया। तो पहले तो समझ नहीं आया, भगदड़ मच गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर एकदम से फायरिंग होनी स्टार्ट हुई है उधर से। तो वो हम अपनी गली के कोने पे खड़े हुए थे, मैं थोड़ा सा दूर था 10 मीटर के आसपास। तो एकदम से गोली आई है और उसके एकदम लगी है, बस वो वहीं रोड पे गिर गया। फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। राहुल के दोस्त की माने तो दंगाइयों की तादाद सैकड़ों में थी। उनके सिर पर खून सवार था। वो ईंट पत्थरों के साथ ही गोलियां भी दाग रहे थे और उन्हीं गोलियों में से एक गोली राहुल के सीने में जा लगी। पुलिस वालों को फौरन ही इसकी सूचना दी गई, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी मदद के लिए पुलिस नहीं पहुंची। जैसे तैसे राहुल को स्कूटी से ही अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल को बचाया नहीं जा सका। पुलिस को हमने बहुत कॉल की है, लगभग मैंने अपने आप ही 10-15 कॉल की है, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। पहले तो उन्होंने 1-2 बार तो एड्रेस भी पूछा था, उसके बाद तो सिर्फ ये रिप्लाई आया ठीक है ठीक है। मैंने पूछा सर यहाँ पे फोर्स कब आएगी, कि कौन से एरिया में, कि ब्रिजपुरी में, कि ठीक है ये कह के फोन काट दिए गए हैं। मैंने ना होने में भी 20 कॉल किए हैं उनको, कम से कम कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने फिर बाद में हम वहाँ पे गए जहाँ पे उनकी बैरिकेडिंग लगी हुई थी, वहाँ पे 3 पुलिस वाले थे। उनसे पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, ऐसे तो मार देंगे हम लोगों को। कह रहे हैं कि 5-5:30 बजे तक कर्फ्यू लग जाएगा यहाँ पे। दंगाइयों के हाथों राहुल के मारे जाने के बाद अब उसके घर में हाहाकार मचा है। मां बिलख रही है, सदमे से बहन की आंखें भरी हुई हैं, दोस्त गमगीन है और पिता बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, काश मेरी बातों को मानकर वो घर से बाहर नहीं निकला होता। कल सुबह ही मेरी जो है मॉर्निंग में उससे बात हुई थी, तो मैं उसको समझाया था। मैंने कहा बेटा बाहर दंगे वगैरह चल रहे हैं तो आप जो है कहीं जाना नहीं। वो अपने घर में ही था, लेकिन ये थोड़ा सा जो हाय हुल्ला सुन करके भीड़ वगैरह जो आई है उससे थोड़ा सा बाहर निकला और उसके साथ ये एकदम हादसा हो गया। राहुल के पिता के मुताबिक इनका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसके ऊपर ही इनकी उम्मीदों की पूरी दुनिया टिकी थी, लेकिन अब दंगाइयों के हाथों राहुल के मारे जाने के बाद सारे सपने बिखर गए हैं। हमारी तो उम्मीद सारी खत्म हो गई, उस बच्चे से ही हमारी उम्मीद थी सारी। उसने जो अभी सीजीएल के एग्जाम दिए, इंस्पेक्टर रैंक करके, जो उसका वो कर रहा था, इंतजार कर रहा था बच्चा, उसका रिजल्ट आने वाला था उसका। अब क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, मैं कुछ मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ उसके लिए, क्या करूँ। मेरा तो जो चला गया, बच्चा ही चला गया जो। बेटे की हत्या के बाद राहुल के माँ बाप की दुनिया वीरान हो गई है और अब इसी दर्द और जख्म के साथ इन्हें जीना है। जख्म उस दंगे का जिसमें मिटने वाले हर नाम के साथ इंसानियत की भी मौत होती है। दंगे की साजिश कहां रची जाती है पता नहीं चलता। दंगे कौन भड़काता है इसकी भनक भी किसी को नहीं लगती, और जो लोग दंगे में शामिल होते हैं वो चेहरे भी गुमनाम होते हैं। दुनिया के सामने आती है तो सिर्फ दंगे के शिकार बने बेगुनाहों की तस्वीरें। बुलंदशहर के रहने वाली शाहिद के घर पर मातम पसरा है। शाहिद दिल्ली में ऑटो चलाकर अपने परिवार को पाल रहा था। 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार वालों के मुताबिक 24 फरवरी को शाहिद को दंगाइयों ने घेर कर गोली मार दी। मेरा भतीजा परसों उनका काम करे, वो सामान लेने जा रहा था या पैसे लेने जा रहा था, तो दंगा होगा तो उसमें जैसे अपना जो ये दंगे की वजह से भाग रहा था तो उसके गोली मार दी।
गोली लगने से मौत हो गई। शाहिद की हत्या किसने की ये साफ नहीं है। वहीं हत्या के तीसरे दिन यानी बुधवार दोपहर तक उसके शव को दिल्ली से बुलंदशहर नहीं ले जाया जा सका। और बहुत बुरा हाल है। और वो ऑटो चला रहा था और वो घर पे आ रहा था, उसे रास्ते में पकड़ लिया, उसकी गोली मार दी। वो अस्पताल में ही है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और यहाँ पे भी सब लोग परेशान है। अरे मेरा बच्चा वही तक शाहिद के साथ अशफाक भी रोजगार के लिए दिल्ली गया था। अशफाक दिल्ली में फ्रिज और वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन 24 फरवरी को दंगाइयों ने अशफाक को गोली मार दी। ऑटो चला के अपना आ रहा था, तभी वहां पर भीड़ में फंस गया दंगे में, तो उसके वहीं पर गोली लगी। गोली लगने से वहीं पर मौत हो गई उसकी। अशफाक और शाहिद ने जिस दिल्ली में जिंदगी का सपना देखा था, उसी दिल्ली में नफरत की आग ने दोनों की जिंदगी छीन ली। इन बेगुनाहों की मौत का हिसाब कौन देगा? सनसनी के लिए बुलंदशहर से संदीप तायल की रिपोर्ट। दिल्ली में जिन लोगों ने नफरत की आग लगाई, जिन लोगों ने हमले किए, वो सब के सब अंडरग्राउंड है। सामने है तो उन बेगुनाहों की कहानी जो दंगे में मारे गए। 22 साल का मेहताब भी दंगाइयों के हाथों मारा गया। मेहताब घर के सामने ही था कि वो दंगाइयों के चंगुल में फंस गया था। मेहताब हम अंदर थे, गली के अंदर हमारे पड़ोसी आए, जो मिक्स कॉलोनी है हमारी। मिक्स कॉलोनी में थोड़े देर हमारे मुस्लिम भाई भी आए और हिंदू भाई भी आए। वो गेट में ताला लगा गए। हमें कोई वो नहीं, हमने कहा जी ताला ये मत लगाइए आप। मैं ताला खोल दीजिए ताकि हमारा भाई बाहर है। तो उन्होंने ताला मार गए। हमारा भाई बाहर रहेगा, दूध लेने गया हुआ था, फिर हम गली में घूम रहे थे। अब गली में जो घूम रहे थे तो उसके बाद हम अम्मी से बोला, हमने बोला बेटा अंदर कैसे आओगे, चैन लग रहा है। तो हमारी जो सास मतलब बच्चे की मम्मी थी, उन्होंने बेटा यूँ घूम के आ जाओ। बच्चा थोड़ी दूर पे जो बच्चा गया तो वहाँ से कुछ लोग आए और उसे खींच के ले गए। और बाद में उसके केवल उसकी हमें लाश ही मिली और कुछ भी नहीं मिला। माँ का बहुत बुरा हाल है रो रो के मैडम। ऐसे टाइप के नहीं थे वो कि जैसे कि लड़े हैं भिड़े हैं, फिर भी उन्हें इस हिंसा में बेमतलब में ही ले लिया गया है मैडम। मेहताब को मारने वाले कौन थे? इस सवाल के जवाब में दंगाइयों की वो तस्वीर सामने आ जाती है जिसने नफरत की आग में दिल्ली को झोंक दिया। फुरकान भी ऐसे ही दंगाइयों का शिकार बन गया। उस दिन दुकान बंद होने के कारण खाना नहीं बना था घर में, तो वो यमुना विहार जाने की कोशिश कर रहा था खाना लेने के लिए, क्योंकि करदमपुरी में सभी दुकानें और होटल बंद थे। तो हमें पता लगा थोड़ी देर के बाद कि उसके गोली लग गई और उसको हॉस्पिटल लेके आ चुके थे। और हॉस्पिटल आया मेरा बड़ा बेटा तो उसको पता लगा कि उसकी तो डेथ हो गई। दंगे होते नहीं, दंगे भड़काए जाते हैं, दंगे करवाए भी जाते हैं। ऐसे में सनसनी की आपसे गुजारिश है कि आप किसी भड़काऊ वीडियो या मैसेज से बचें, उसे शेयर भी ना करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, उपद्रवियों से बचकर रहें और किसी मदद के लिए पुलिस को खबर करें। सनसनी में अभी बस इतना ही। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।